जी। थोड़ा सा जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद की दृष्टिकोण से पीसीओडी और पीसीओएस होने का असली मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे, ऋतु दीदी, रचना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं सभी लोगों को बीच में अवेयरनेस का ये प्रोग्राम कर सकूं। ये जनरली एक हम बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस। तो ये एक टर्म है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये एक पर्टिकुलर ओवरी की डिसीज होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे सिस्ट ओवरी को अंदर जमा हो जाते हैं। जैसे हम एक मोती की माला पहनते हैं ना, तो ऐसे ही पर्ल नेक एक्सप्रेशन, जो एक्सपीरियंस हमें हमारी ओवरी के बीच में देखने को मिलता है। और पीसीओएस के बारे में बात करें तो ये एक हार्मोनल, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल सिम्टम्स जिसमें साथ में आते हैं, उसे हम एक सिंड्रोम का रूप दे देते हैं। अब आजकल इसका नया नाम दोनों को चेंज करके हमारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थान होते हैं, उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया है, पीएमओएस। इसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह दिया है। तो इसको मेटाबॉलिक कहने का कारण यही है क्योंकि ये पूरा टोटली जो है वो लाइफ स्टाइल बेस्ड है। हमारी लाइफ आजकल देखा होगा आपने, टीनेज जो बच्चे होते हैं वहीं से ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। जैसे आजकल पीरियड्स भी बच्चों के जल्दी आने लगे हैं, लड़कियों के पीरियड्स बहुत जल्दी एज में स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या होता है कि अभी हमारी बॉडी उस हिसाब से मेच्योर नहीं हुई है और पीरियड्स भी आने लगे। पीरियड्स का आना मतलब कि एग प्रोडक्शन होने लगा है। अब हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल अभी जैसे ही बच्चे चिल्ड्रन लाइफ में, तो बच्चों की स्टाइल ऐसी होती है कि वो खेलते कूदते रहते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, बड़ी हायर क्लासेस में आते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी सेडेंट्री हो जाती है पढ़ाई के कारण भी। उनके ऊपर पढ़ाई का भी एक स्ट्रेस बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है, तो स्ट्रेस भी उनके ऊपर बढ़ने लगा है। तो टोटली यदि इसे देखा जाए तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज है जिसमें मल्टीपल सिंड्रोम्स इंक्लूड होते हैं, और उसको हम ये टर्म्स के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है, ये है। तो अब दोनों को, पीसीओडी और पीसीओएस को कंक्लूड करके पीएमओएस इसका नया नाम दिया गया है। और ये बेसिकली पूरा मेटाबॉलिक, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है और टोटली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हाँ दीदी, हम मतलब इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं ना कि हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल, खाना पीना सोना, टाइम का जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार मजबूरी भी होती है कि कुछ बच्चे आजकल जैसे ऑफिस में काम करते हैं, उनका शेड्यूल ही रात को देर से सोने का है, तो वो कई बार उनकी मजबूरी भी होती है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें जैसे अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और यदि आप बात कर रहे थे कि आयुर्वेद की दृष्टि से, तो आयुर्वेद में मंदाग्नि सभी रोगों का कारण कहा गया है। तो जैसे ही शरीर में मंदाग्नि क्रिएट होती है, हमारे खान पान से, आहार विहार जो हम पालन नहीं करते हैं उनके कारण मंदाग्नि क्रिएट होती है। और मंदाग्नि से ही त्रिदोष का इम्बैलेंस होता है, और ये मतलब पीसीओडी, पीसीओएस और पीएमओएस की कंडीशंस आगे बढ़ती जाती है। दीदी, मंदाग्नि से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब जो हमारा जठराग्नि। जी जी जी, जठराग्नि जो है वो धीमी पड़ जाती है, मतलब उसे जिस गति से काम करना चाहिए वो काम उस गति से नहीं कर पाती है। हाँ, मतलब जो हम खा रहे हैं वो हमें डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा। नहीं हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यही इसी बेस पे ही है दीदी, कि हमारे शरीर में तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ में। किस दोष के असंतुलन से ये कारण महिलाओं में सबसे ज्यादा ये समस्या पैदा कर रहा है?
इसे हम किसी एक दोष के कारण नहीं मान सकते। जब हम निदान सेवन करते हैं, गलत आहार विहार खान पान करते हैं, तो उससे धात्वाग्नि मान मतलब मंदाग्नि होती है, जठराग्नि मांद होता है, उससे धात्वाग्नि, हमारे शरीर में धातुएं भी होती हैं, 7 धातुएं होती हैं, तो वो धात्वाग्नि मांद होता है। धात्वाग्नि मांद से त्रिदोष का इम्बैलेंस होता है। इसके कारण आपने देखा होगा जिनको अक्सर मोटापा होता है तो वो कफ के कारण, कफ के इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे बाल झड़ना और चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस होना, वो वात के इम्बैलेंस के कारण होता है। और जो पित्त के कारण जो है वो लो मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब धीरे धीरे हमारी सारे जो स्रोतस हैं, इसमें हमारा आर्तव स्रोतस, मतलब आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बात करें तो जो इसमें 13 प्रकार के स्रोतस भी बताए गए हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर आर्तव स्रोत, आर्तव से आप सब लोग समझते होंगे मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे रिलेटेड होता है, तो वो इन्वॉल्व होता है। इन सब निदान सेवन से हमारे त्रिदोष प्रकोपित होते हैं और यह मतलब डिसीज उत्पन्न होती है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एक उससे दोष से नहीं, मतलब सारे ही हाँ, दोष इसमें उसमें अनबैलेंस कुछ भी हो सकते हैं। तीनों दोषों का तीनों इम्बैलेंस दोषों होता का है। इम्बैलेंस होने से ये हो सकता है। और बस हम जैसे रिपोर्ट ये करते हैं, जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं कि किस दोष का प्रिडोमिनेंस ज्यादा है उसमें, वात का है, पित्त का है या कफ का है। मतलब हम किसी और एक उसके दोष आधार पर ये पर हम नहीं देख समझ सकते सकते कि ये दोष बिगड़ने से ये हो गया है। हैं। तीनों में से जी। कोई भी हो सकता है और तीनों दोष भी हो सकते हैं। जैसे आज ही अभी आपने बोला कि टीनेजर्स में बहुत कम उम्र में ये समस्या जो बढ़ रही है, उसका मेन कारण उसका क्या है? देखिए सबसे बड़ा, टीनेज को आजकल घर का खाना पसंद ही नहीं है। हाँ। तो मेन है कि जंक फूड, अनहेल्दी फूड, और जो एक्चुअली बोले कि मोस्टली बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं स्टडी के कारण, तो उनको वो फूड जो मिलना चाहिए था घर का वो नहीं मिल पाता है। तो उन्हें उनकी मजबूरी होती है कि उनको कुछ मतलब उस फूड का ही सहारा लेना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। और कहने की बात ये भी है कि एज कम्पेयर टू जो हेल्दी फूड है, वो अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी हैबिट्स जल्दी हम ग्रेस्प कर पाते हैं और अनहेल्दी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो दीदी इजी वे, ये एक बड़ा इजी वे कारण है। ढूंढते हैं हम लोग, सब इजी वे जल्दी ढूंढते हैं ना कि हमें कुछ हाँ, इजी इजी, तरीके से मिल जाए। यस, वो 2 मिनट बिल्कुल। में मैगी अब बन वो जाती है तो बच्चे सोचते हैं चलो सबसे पहले मैगी बनाओ और वही हाँ, खा लो। हाँ, तो यहाँ उनका मोटिव सिर्फ पेट भरना होता है, उनका मोटिव ये नहीं होता कि इससे हमें क्या, मतलब इसका खाने से, इसके सेवन करने से हमें इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और दूसरा है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। कोई भी मतलब जैसे योगा का प्रचार प्रसार इसीलिए इतना ज्यादा अब हुआ क्योंकि लाइफ स्टाइल जनरेटेड जो डिसीजेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए इनको इसको एक डेली उसमें इंक्लूड किया गया है। अब मतलब सिंसियर बेसिस पर लोग योगा की तरफ आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए दीदी हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक को और होम्योपैथिक को, नेचुरोपैथिक को इसलिए यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं कि एलोपैथिक, हाँ ये बात ठीक है कि एलोपैथिक जरूरी है जब बहुत ज़्यादा सीवियर कोई चीज़ हो जाती है वहाँ पर जरूरी है। लेकिन जिन चीज़ों को हम आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथिक से, और हम पिछले सेशन में एक मुद्रा सेशन भी लाए थे कि मुद्राओं से भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनके द्वारा इन चीज़ों को क्योर कर सके, क्योंकि एलोपैथिक में आपको क्योर नहीं होती, कुछ सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं। तो हम उसको परमानेंट खत्म कर सके वो हमारे लिए मेन बात रहती है। और जैसा कि आपने बताया कि टीनेजर, हाँ जी दीदी, हाँ जी बोलिए। टीनेजर्स को मतलब मेन है कि उनको बैठ के एक जगह बैठ के ही पढ़ना है, मतलब उनका जो फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर है, तो इस वजह से भी उनका सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल के कारण उनको ये ज्यादा देखने को मिलता है। मेनली हम वही समझ सकते हैं कि ये जो मेन प्रॉब्लम है ये हमारा, क्योंकि आजकल का सिस्टम ऐसा हो गया है बच्चों की पढ़ाई के कारण, जॉब के कारण, कि उनका फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है। और जी। घर में भी देखें तो हम लोगों का भी, जैसे हाउसवाइफ्स हैं, मेड्स हैं, आजकल हर चीज़ों के लिए मशीनें आ गई हैं, तो हम अब बैठ के हमारा ज़्यादा टाइम निकलने लगा है। जिससे कि जो हम पहले बहुत ज़्यादा पोंछा लगाते थे, सफाइयाँ करते थे, बैठ के कपड़े धोते थे, बैठ के खाना बनाते थे, तो वो चीज़ें फर्क पड़ती थी।
और जैसा कि आपने बोला कि योग को हम इसीलिए प्रमोट ज़्यादा करते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास मजबूरी है कि हमें रात को जगना पड़ेगा, ऑफिस का काम है, या हमें जंक फूड कई बार मजबूरी में भी खाने पड़ जाते हैं कि टाइम नहीं है। तो वो चीज़ें करें, लेकिन उसको बैलेंस में करें, साथ में वर्कआउट रखें कोई ना कोई। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम जितना पैदल चल सकें। कहीं से हम आ रहे हैं, हमने कैब में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा पहले उतर जाएं, वहां से पैदल चल के घर तक आए। तो जो भी हम प्रोसेस अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं वो करें। और योग तो हम हमेशा बोलते ही हैं कि योग अपने जीवन में लाएं, जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम से हम हमेशा के लिए बच पाए। और आगे दीदी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे मेरे पास लोगों ने भेजे थे जब वो हमने डाला था, तो उन्हीं के क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ। तो जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तो उनके क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट्स है। डाइट अपने भोजन में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि जो इनसे हम, और कौन सी चीज़ों को हमारे को अवॉइड करना चाहिए? पहले हम डूज की बात करते हैं कि हमें डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए। अ, जैसे ज्वार है, रागी है, काला चना है, मूंग दाल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, है ना, मैथी सीड्स हैं, जामुन है, अभी जामुन का सीजन है, तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, नाशपाती आ रहा है, वो सिट्रस क्वालिटी का होता है, मतलब सिट्रस नेचर का होता है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्रमस्टिक बहुत अच्छा सोर्स है, और आंवला है, और बादाम है, ये इन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे खाने का पैटर्न है उसमें हम थोड़े से बदलाव करके भी इसको हम मतलब क्योर कर सकते हैं, यदि वो इनिशियल स्टेज में है। और डोंट्स की बात करें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो अब हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल होता है, उसमें थोड़ा सा यदि वो चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इससे कुछ जो डिसीज बढ़ रही होगी वो वहां पे स्टक हो जाएगी, कि भाई बढ़ेगी नहीं, लेकिन बट हमें चेंजेस क्या करने हैं कि अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड, वाइट मतलब सुगरी जो भी आइटम्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो आजकल सभी अवेयर हैं कि क्यों होता है वो, और जिन कारणों से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, अब हम बाहर केक, पेस्ट्रीज और जितने भी हैं वो हाई शुगर कंटेंट आइटम्स होते हैं, जितने भी बेवरेजेस होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, वो सब में हाई लेवल ऑफ शुगर होता है। तो उन सबको हम अवॉइड करें, ना लें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहां तक बने वहां तक हम ना लें। तो हम इन छोटी छोटी आदतों को जब हम अपनाएंगे, तो जो डिसीज हो रही होगी वो उसी जहां है वहीं रुक जाएगी, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। और जो लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव बना के रखे हैं, योगा को शामिल करें अपनी दिनचर्या में। और जो भी मैदा है, मैदे से बने आइटम है, जंक फूड है, ऑयली फूड्स हैं, तो इन सब का सेवन हम ना करें। तो और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं हम उनको शामिल करेंगे अपने फूड में, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रक्रिया डेवलप हो रही है वो नहीं होगी। हाँ दीदी, मैंने इसमें ये भी पढ़ा था कि इसमें आगे चल के शुगर प्रॉब्लम भी आ सकती है, हाई बीपी की, मतलब जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी तो और चीज़ें भी, और डिजीजेस भी हमें फिर बढ़ सकती हैं उसके साथ अगर हम। जैसे इसकी सिम्टम्स से सभी अवेयर हैं कि इसमें ना अनचाही जगह पे बाल आ जाना, हिर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं, गर्दन के पीछे नेक पे कालापन आ जाना, है ना, मोटापा बढ़ना, अनवांटेड वे हेयर्स हो गए, अन मतलब अनकंडीशनल वेट गेन होना, बेली फैट होना, हेयर फॉल होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना, पीरियड इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी डेवलप होना, ये इनके मेन सिम्टम्स हैं। जो जब हम निदान सेवन करते हैं तो ये सिम्टम्स के रूप में ये डिसीज उभर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी कि कंफ्यूजन है कि पीसीओडी में डेयरी प्रोडक्ट और ग्लूटेन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये ठीक है? हाँ, देखिए,
अब आजकल हम वही बात करेंगे कि शुद्धता की। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी कितने मिलावटी आ रहे हैं, तो उनमें भी है ना तरह तरह के केमिकल्स और ना जाने क्या क्या वो ऐड ऑन कर रहे हैं। तो मेन कारण तो यही है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। उनमें किसी की जो भी केमिकल्स ऐड ऑन किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। यदि दूध की बात करें, यदि दूध शुद्ध है, गाय का है, तो आप ले सकते हैं, और उसको बेहतर होगा कि शुगर ऐड ना करते हुए लिया जाए। दही बहुत अच्छा ऑप्शन है, दही आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और जो मिल्क प्रोडक्ट में पनीर भी कुछ हद तक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेली ही पनीर को, मतलब पनीर प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स होता है, तो उसको भी लिमिटेड क्वांटिटी में यदि आप लेते हैं तो वो आपको हेल्प ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह है। से अवॉइड करना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप उसकी शुद्धता का ध्यान रखें कि ये विदाउट केमिकल है तो आप ले सकते हैं, और यदि उसमें कोई भी केमिकल एड ऑन है तो आप उसे अवॉइड ही करें। ठीक है दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किचन की कोई ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारे जो हार्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं उनको बैलेंस कर सके। जी दीदी बिल्कुल। हमारा किचन ही हमारा मतलब सबसे मेडिसिन मेडिसिन रूम है हमारा, और उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, ऐसे मसाले मौजूद हैं जो जिनके सेवन से हम अपनी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, इंटरनल इन्फ्लेमेशन, ऐसा इन्फ्लेमेशन जो हमें बाहर से नहीं दिखता है और वो अंदर ही अंदर होता है, वो इन्फ्लेमेशन को हम कम कर सकते हैं, और हमारे जो यूट्रस की हेल्थ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाले मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जो है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छा एक मसाला है जिसे हम बॉईल करके पानी में बॉईल करके भी डेली चाय की जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं। हल्दी है, वो भी हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। दालचीनी के बारे में एक बात बता दें, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, और जो हल्दी है वो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। तो हल्दी का कभी दालचीनी पानी ले लिया, कभी हल्दी वाला पानी ले लिया, गर्म पानी में हल्दी को डाल के आधा एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल के ले लिया। मेथी का पानी है, वो भी हमारे शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, मतलब सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जीरा है, जीरा, अब हम जब बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए जीरा सुपर फूड की तरह काम करता है। और आयुर्वेद में जीरा को गर्भाशय विशुद्धिकृत कहा गया है। मतलब ये आपने सुना होगा दादी नानी मामी, मतलब दादी मामी से, कि जो गर्भावस्था के बाद उनके जो लड्डू बनते थे उसमें जीरा ऐड किया जाता है। तो वो जीरा जो होता है वो हमारे गर्भाशय की शुद्धि करता है। और ऐसा क्यों कि हम तभी लें, तब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उसको हम ज्यादा क्वांटिटी में तब यूज करते हैं। हर चीज में भुना हुआ जीरा दे देती हैं मम्मी लोग, कुछ हो रहा हो तो जीरा खा लो, जीरा खा लो। तो उन सबको पता है कि जीरा सुपर फूड है, तो जीरा क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। और हम जैसे दिनचर्या में हमने, जब हम ये पानी की बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग ड्रिंक्स हमारे 7 दिन के 7 तरीके के हो सकते हैं, तो कभी दालचीनी का हो गया, कभी हल्दी का हो गया, कभी जीरे का हो गया, कभी मेथी का हो गया, और कभी अदरक का, जैसे गर्म पानी में अदरक का रस डाल के भी या अदरक को उबाल के भी हम ले सकते हैं। अदरक भी हमारी बॉडी के इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है। अदरक को विश्व भेषज बोला गया है, मतलब संसार की सबसे बड़ी औषधि यदि है तो अदरक है। मतलब हम जैसे कि हमें पता ही है कि मसाले जो हैं वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए नहीं है, और यस। जितने भी हमारी किचन में मसाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे और ज़रूरी भी हैं। जी। तो ये बहुत इजी तरीका है कि हम अपनी लाइफ में ये चीज़ों को ऐड करें, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से एक तरीका, ये सोल्यूशन ये भी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव, ये बहुत आम बात है, क्या वो भी आयुर्वेद के द्वारा ठीक की जा सकती है? इसमें अधिकतर जी लोगों में ये बिल्कुल। चीज ज्यादा देखने को मिलती है जो पीसीओडी या पीसीओएस से ग्रसित हैं।
जी दीदी, हमने बात की थी अभी त्रिदोष इम्बैलेंस की। यदि उसमें वात की प्रीडोमिनेंस है, यदि वात अधिकता में बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण ये वात जनित विकार, जो जिन्हें हम मतलब मानस लेवल के तौर पर हम देखते हैं, चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स होना, और थोड़ी सी बात पे शॉर्ट टेम्पर जिसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, छोटी बात पे घबराहट हो जाना, कोई भी ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन आई उसमें हाथ पैर फूलने लगना, तो ये सब जो है वो वात की प्रोडोमिनेंस के कारण होते हैं। और पीसीओडी और पीसीओएस में मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन ये बहुत आम बात है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है। और आयुर्वेद में इसका यदि आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो मतलब काफी अच्छे से इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, बात को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दीदी, ये मतलब ये मेरे पास बहुत से लोगों का भी आया है, कई लोगों का आया है ये वाला, कि बहुत सारी महिलाओं के मन में एक डर होता है कि पीसीओडी के कारण आगे चल के उनको प्रेगनेंसी में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें दीदी। हाँ, हम देखिए, पीसीओडी और इनको रूल आउट करने का तरीका क्या होता है, जब एक न्यूली मैरिड गर्ल महिला प्लान करती है और वो प्लान सक्सेस नहीं होता है, तो वो टेस्ट कराती है। टेस्ट कराने पर ही उसे पता चलता है कि उसे पीसीओडी नामक बीमारी हुई है। तो ये आप अपने, अब आजकल तो ये सिम्टम्स इतने एडवर्स होने लगे हैं, तो सिम्टम्स हमें दिखते हैं और हम फटाफट टेस्ट करा लेते हैं, कहीं हमें यही तो नहीं है, तो हम टेस्ट कराने के आधार पर हमें पता चल जाता है। लेकिन एक जो कंसर्निंग महिला है, जो प्लान कर रही है और वो नहीं सक्सेस होता है, कंसीव नहीं कर पाती है, कई बार उसे तब पता चलता है कि उसको पीसीओडी है। कई बार सब चीजें नॉर्मल होने के बाद, पीरियड्स रेगुलर हैं, सारी चीजें रेगुलर है, उसको मोटापा भी नहीं है, कुछ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन पीसीओडी है। पीसीओडी क्या है, जो हमारी अभी हमने बात की थी कि जो ओवरी होती है वो सिस्ट से भर जाती है। अब सिस्ट से भर जाती है तो जो डेली, जो हर महीने एग प्रोडक्शन होना चाहिए था टाइम से, तो या तो वो नहीं होता है, या वो होता है तो जो एग का साइज है वो इम्प्रॉपर होता है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। तो जो एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की हम आयुर्वेद में बात करते हैं, तो द्रव्य मतलब एग, वही अच्छा नहीं है, वो कभी बड़ा है कभी छोटा है। क्षेत्र मतलब यूट्रस ही उसके, उसको ग्रेस्प करने के लिए तैयार नहीं है। काल वो ऐसा नहीं है, और भाव, हमारे भाव तो हैं लेकिन भाव उस टाइम पे भी ऐसे नहीं हुए होंगे। तो इन चारों चीजों का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले द्रव्य को रखा गया है। तो द्रव्य मतलब यहाँ पर हम बात करें तो एग की बात कर रहे हैं। यदि एग हमारा इमेच्योर होगा, इम्प्रॉपर होगा, तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, और जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो ये इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। मल्टीपल साइकिल्स ट्राई करने के बाद भी यदि कंसीव नहीं होता है, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जाता है ये केस। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी को हम लाइफ स्टाइल चेंज करके भी क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, पहले तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच पाए और लोग चीज़ों को समझ पाए, किसी ना किसी वे से अपने आप को ठीक रख पाए। आयुर्वेद को जैसे हम लाए, नेचुरोपैथी को लाए, और पिछले हम सेशन में हम मुद्रा का एक सेशन लाए थे जिसमें निशा कौशल आई थी, और उन्होंने मुद्राओं से हमारे को किस तरह से हम अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ जिसके लिए हमें कोई टूल्स नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर आसन, वो मैट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हमने उनका सेशन रखा था और उन्होंने हमें मुद्राओं से बताया था कि किस तरह से बॉडी को ठीक रखना है। तो बहुत सारे लोगों का आया था कि हम मुद्राओं से का और सीखना चाहते हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं इसलिए बीच में बता रही हूँ कि हमारा कल से उनके सेशंस स्टार्ट हैं, जो 6 दिन का उनका सेशन रहेगा। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है, तो आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो आज उसका लास्ट डे है जुड़ने का, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। और कल से हमारा 6 दिन का उनका मुद्राओं का सेशन चलेगा, जिसमें वो मुद्राओं से हमें कैसे अपने आप को ठीक रखना है, हर प्रॉब्लम का इलाज मुद्राओं से वो कर रही हैं। इवन कैंसर तक के पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है।
तो आप लोगों को अगर सेशन में भाग लेना है तो आप मुझे उसके लिए अपने नाम भेज सकते हैं, आज शाम तक भेज सकते हैं, जिससे कि कल आप उसमें जुड़ पाए। आगे चलते हैं दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि हमारा जो वजन है इसमें तेजी से बढ़ता है, और आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म को आयुर्वेद के हिसाब से मेटाबॉलिज्म को और जिद्दी जो फैट है उसको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? वैसे तो आपने डिटॉक्स वाटर तो हमें बता ही दिया, और भी इसमें कोई चीज हो सकती है क्या? अभी देखिए, अभी हम इसको मतलब हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, और वेट को, यदि जिद्दी फैट को आप कम करना चाहते हैं तो आपको अपने आहार विहार को कंट्रोल करना होगा। आहार में हमें ऐसी चीजों को इंक्लूड करना होगा जो कि हमारे फैट को, मतलब फैट को कम करने में हेल्पफुल हो। और सबसे पहले तो जो जंक फूड है वो ही, मतलब नियम ले लें कि हम कम से कम ही खाएंगे। महीने में, हफ्ते में एक बार खा रहे थे तो महीने का एक बार कर दीजिए कि भाई महीने में एक बार ही लेंगे, और नहीं होगा तो नहीं ही लेंगे, मतलब हो सका तो नहीं ही लेंगे। तो मेन चीज है जंक फूड, और जितने भी बाहर की चीजें हैं, फूड ब्रेवरेजेस हैं, सुगरी आइटम है, आजकल केक पेस्ट्री का चलन बहुत बढ़ गया और उसमें भर भर के शुगर डाला जाता है। केक भी शुगर ही होता है, उसके ऊपर शुगर साइरप भी डाला जाता है, ऊपर से चॉकलेट साइरप भी डाला जाता है। इतना हाई लेवल ऑफ शुगर कंटेंट होता है कि बच्चे यदि नहीं भी शुगर हो रहा हो ना तो हो जाए, मतलब वो एक शुगर की फैक्ट्री, आप वहां जाओ पैसे देके मतलब अपने कुछ चीजें अंदर बॉडी ऐसी में उसमें शुगर। डाली जाती है कि हमें उसकी तरफ इंक्रेजमेंट और ज्यादा बढ़ती है, हम बहुत ज्यादा और ज्यादा हमारा मन करता है फिर खाने का। और एक क्वेश्चन और आया था दीदी मेरे पास कि प्रीति जी, एक मिनट में आपको ब्रेक कर रही हूँ, सॉरी। हाँ जी। ये थोड़ा सा मुद्रा सेशन के बारे में बता दीजिए। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं। तो जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी, जनरल में ये रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा आप प्लीज इन्फॉर्मेशन हाँ, पहले ये वो दे दीजिए, अभी फिर मैंने कंटिन्यू। बताया मैम मुद्रा का, अभी सेशन में बीच में बताया था कि जो मुद्रा सेशन है वो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, 6 दिन का वो कोर्स रहेगा, और ये निशा कौशल लेंगी और वो उन्हीं को रिकॉर्डिंग देंगी जो वहाँ पर उनके पास रजिस्टर्ड करेंगे। तो हम उसको कॉमन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो उसको ले रही हैं। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप उसको आगे रिकॉर्डिंग के साथ देख करके आप उसको कर सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप उस सेशन से जरूर जरूर जुड़े, कि जिससे हम मुद्राओं से अपने बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं वो चीज आप समझ पाए, हम देख पाए कि हम हमारे हाथ में ही जो पांचों एलिमेंट्स हैं उनको जोड़, किस तरह से जोड़ना है, कैसे गेस्चर्स बना करके हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। हाँ इसका जी। एक और बेनिफिट है मुद्राओं का, कि जो योग से रिलेटेड लोग हैं वो जो थेरेपी लेते हैं तो वो उनकी भी ले सकते हैं, जो पैरालिसिस है या बेड रिडन है या इतने अधिक ओल्ड हैं कि वो योग ही उनका संभव ही नहीं है। तो आप अपने घर में, परिवार में या आसपास में वह मुद्राओं का योग बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे जो बेड रिडन हो जाते हैं या पैरालिटिक हो जाते हैं या बहुत अधिक, उनके पास ऑप्शन ही बचता है कि वो क्या करें रहने के लिए। तो उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। मैम की आवाज़ थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो रही थी तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि जो बेड रिडन है या बहुत बुजुर्ग हैं जो योगा नहीं कर सकते, या किसी भी बीमारी के कारण कोई लोग योगा नहीं कर सकते, तो वो भी मुद्राओं का सेशन लें और उससे वो लोग भी कर सकते हैं, वो भी अपने आप को मुद्राओं के सेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप पर्सनल पे मैसेज कर दें या ग्रुप पे मैसेज कर दें, आप उस सेशन में जुड़ सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है दीदी, ये थोड़ी देर पहले ही आया था। आई हैव अ पीसीओडी और पीसीओएस, बट माय पीरियड्स आर इरेगुलर। आई आल्सो गेट एक्ने ऑन माय स्किन from time to time. Could you please let me know if these systems could be related to PCOS या PCOD? वो जानना चाहती हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये PCOS या PCOD से। जी, ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं ना दीदी, ये सारा पीसीओएस है, मतलब ये मल्टीपल
सिंड्रोम्स हैं, मतलब मल्टीपल सिम्टम्स ये जो उनको हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी भी हो रही है, पीरियड इरेगुलर भी हो रहे हैं, एक्ने भी हो रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है, ये पीसीओएस है। इसको आप है ना, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे और योगा और प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे। मैं थोड़ा सा योग में बता देती हूँ, जो धनुरासन होता है वो पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा। आप स्टार्टिंग कीजिए धनुरासन में, और मैं सॉरी, जो धनुरासन है, धनुरासन को आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30, मतलब 30 सेकंड, ऐसे करके उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। और नौकासन और धनुरासन ये पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत अच्छे आसन है। आप प्राणायाम में भी, आप जो दीदी आप लोग कराते हैं प्राणायाम, वो भी बहुत अच्छे, मतलब काफी हेल्पफुल हैं। और यदि आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम लोग इसमें पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, और ये सिम्टम्स धीरे धीरे फिर सबसाइड होने लगते हैं, तो ये क्योरेबल है। ये आज जो हमने यहाँ पर आसन कराए वो पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड ही थे। और जी जैसे अभी जैसे दीदी ने बताया धनुरासन, और भी बहुत सारे आसन है जो हमें करने चाहिए। तो हमारा मंडे टू फ्राइडे योगा का सेशंस होते हैं, उसमें आप जुड़ करके रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है हम सोचते तो रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारे वो सेशन 7 to 8 और 8:30 to 9:30 डेली चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और मिनिमम चार्जेस के साथ होते हैं वो, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारा मेन जो एम रहता है वो अलाइनमेंट के साथ रहता है। योग तो आप यूट्यूब पे देख करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब एक इंस्ट्रक्टर के सामने करते हैं तो वहां पर अलाइनमेंट पे ध्यान दिया जाता है। आपके बॉडी के अनुरूप कौन सा आसन आपके लिए सूटेबल है, वो उसके अनुरूप आपको आसन बताया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी ऐसे योग ना करें कि जो आपकी बॉडी को डैमेज कर दें। तो किसी भी इंस्ट्रक्टर के अंडर रहते हुए उनको करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हम जब यहाँ पर सेशंस लेते हैं तो हम यहाँ मेडिटेशन के सेशंस भी लेते हैं। बहुत जल्द हम भक्तांबर हीलिंग के साथ मेडिटेशन लाने वाले हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जब हम योगा करते हैं वहाँ भी बहुत अलग अलग तरीके से हम योगा वहाँ पर लोगों को सिखाते हैं। आंख बंद करके करना, मेडिटेशन के साथ करना, और उसमें कितने टाइम रुकना है, तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं अलग अलग तरीके से। तो आप हमारे योग के सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। बहुत देर से प्रीति दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो हम उनका क्वेश्चन ले लें कि वो कुछ पूछना चाह रही हैं दीदी से। जय जिनेन्द्र श्वेता जी, नाइस टू मीट यू। मैंने जब ग्रुप में ये सर्कुलेट किया था यहाँ पर जो मंडल है हमारे लालघाटी में, तो मैंने स्पेशली मेंशन किया था डॉक्टर श्वेता जैन जीतू सिल्वा भैया की सिस्टर है, तो जिससे कि लोग उनको लगे कि हाँ कौन डॉक्टर श्वेता जैन है। मेरा बस ये क्वेश्चन था कि जैसे फीमेल्स में है पीसीओडी पीसीओएस, फीमेल्स में है ओवेरियन डिसीज, मेल्स में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी फेशियल हेयर है, उनको सब कुछ, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल्स में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उनका विदाउट टेस्टिंग कि भाई ओलाइगोस्पर्मिया उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, या और भी जो उनका और भी जो प्रॉब्लम्स होती है, तो जनरली हम फिजिकली उनको कैसे आइडेंटिफाई करें मेल्स में, टीनेज में कैसे आइडेंटिफाई करें, टीनेज बॉय में। अभी बर्तन बर्तन करना। दीदी आप म्यूट हो गए हैं, श्वेता दीदी। दीदी के क्वेश्चंस हमेशा ही बहुत बहुत अच्छे होते हैं, और मैं वेट करती हूँ कि मैं प्रीतु दीदी को बोली थी कि आप, वो मुझे बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन बताइए, तो मैं बोली थी कि नहीं, प्रीति दीदी को पूछिए आप क्वेश्चंस। हाँ दी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फीमेल में यदि चेंजेस होते हैं तो क्या मेल में भी ऐसे चेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली होते हैं। टीन एज बॉयज में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जिन लाइफस्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं टीनेज गर्ल्स की, वही आजकल बॉयज भी उनको अपना रहे हैं, वही लाइफस्टाइल मतलब जी रहे हैं। तो
उसके कारण उनकी भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उनको भी मेंटल स्ट्रेस है, वो भी बाहर का जंक फूड बेवरेजेस गर्ल्स से ज्यादा, इनमें तो और एड ऑन है, वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की तरफ भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सब कारण होते हैं वो धीरे धीरे ओलिगोस्पर्मिया डेवलप करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, और जब वो एक कंसीविंग वाली एज में, मतलब सॉरी सॉरी, जब वो एक पेरेंटिंग वाली एज में आते हैं तो उनको उनमें भी इस सीमेन एनालिसिस जब किया जाता है तो कभी उनके स्पर्म का साइज अच्छा नहीं है, कभी इमोटाइल है, कभी वो मॉर्फोलॉजी उसकी ठीक नहीं है, तो ऐसे वाले जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे उनमें भी डेवलप होते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे हमें वो चीज क्यों दिखती है, क्योंकि हमारा जो साइकिल है, पीरियड्स है, वो एवरी मंथ आता है, और वो उसके बेसिस पे हम जान लेते हैं कि हमारा पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है। बट उनमें ऐसे कोई पीरियड की व्यवस्था नहीं है, तो उनके बारे में जान पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि उनमें वो एवरी मंथ वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो उनमें कैसे देखने को मिलते हैं, उनके फेस पे मतलब हेयर ग्रोथ तो उनमें रहती ही, लेकिन बैली फैट बढ़ जाना, उनमें भी नेक में पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन आना, मस्से शरीर में मेद दृष्टि, ये जो मतलब हम बात कर रहे थे ना धातुओं की, तो उनमें एक मेद दृष्टि कारण होता है, उसके कारण जो मेल चाइल्ड्स होते हैं उनमें ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बेली फैट एकदम फ्लफी हो जाना, और किसी काम में मन नहीं लगना, उनमें भी स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। तो और ये, और जो वो निदान है वो तो दोनों में ही सेम है, टीनेज गर्ल्स में भी सेम है, उनका भी लाइफ स्टाइल वैसा है, और उनमें मेल चाइल्ड का भी वैसा ही है। और जो उनमें देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स कि जनरली आफ्टर मैरिज अगर उनकी फादर बनने में वो लेट हो रहे तब उनको पता चलता कि उनको ये, उसके पहले वो जनरली डिस्कस नहीं कर पाते। एक्चुअली हाँ गर्ल्स तो अब मदर से कर लेते हैं, लेकिन बॉयज डिस्कस नहीं कर पाते कि उनको क्या इश्यूज हो रहे हैं, ये हाँ होता है। अच्छा, एक जैसे प्रोटीन के लिए जनरली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, यही सब रहता है ना। जो सोयाबीन है वो रिसेट बोलते हैं, जैसे दालें वगैरह हम लोग दालें छोले राजमा ये सारी चीजें ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, पर कहा जाता है बुक्स में लिखा रहता है, बच्चे कहते हैं नहीं सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स फॉर वेजिटेरियन। तो सोयाबीन में सोयाबीन चंक्स बोलते हैं। तो आई थिंक कि ये सब नहीं खाना चाहिए, मार्केट की बनी हुई सोयाबीन की बड़ी वगैरह, ये क्या आप प्रेफर करेंगे कि कंज्यूम करना चाहिए? देखिए भी सबका है ना अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। अब हमारे यहाँ पे तो जैनों में सबसे ज्यादा चलन होता है कि हर चीज घर पे बनाई जाती है, और उसको मतलब हम भी जो बड़ी बनाते हैं वो भी प्रोटीन का ही एक सोर्स होता है। लेकिन जो लोग बाहर बना रहे हैं, यदि वो हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो वो अच्छी है, लेकिन उनका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बल्क में बनती है, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उनको बनाने का प्रोसेस कितना अनहाइजीनिक होता है। और वो हाइजीनिक तरीके से भले ही कितना वो पैकिंग वैकिंग ये वो करते हैं कि उसको शो करें, मैंने देखा है कि वो बोरे में भरी हुई आती है और लोग उनको बड़े मतलब बाहर कैसे रखी रहती हैं, और जो हर कम्युनिटी का आदमी वो सोया चंक्स लेता है और खाता है। तो वो एक मतलब मेरे आयुर्वेद की दृष्टि से और मेरी दृष्टि से तो वो टोटली अनहेल्दी है। उसको जिस तरीके से उसके रहने रखने का तरीका है सब मतलब बहुत ही अनहेल्दी है। तो दी जैसे हम लोग लोबिया यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में, कभी मूंग मोठ लोबिया चना, ये ब्रेकफास्ट में हम लोग हेल्दी प्रोटीन रिच देते हैं। तो क्या सोयाबीन को भी इस फॉर्म में यूज किया जाता है? क्योंकि मैंने आज तक सोयाबीन यूज नहीं करा, फर्स्ट टाइम है, मतलब इसीलिए आपसे सोयाबीन को आपने यूज किया होता है? सोयाबीन यस कर सकते हैं जो आप लेकिन उसको बॉईल करके ही लें। उसको जैसे आजकल चलने लगा कि अंकुरित करके ले लिया, तो आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को मना किया गया है, क्योंकि वो ना दीदी का डिस्कनेक्ट हो गया। दीदी जैसे आप प्रीति दीदी आप पूछ रहे हैं, तो मेरी भी जितनी नॉलेज है वो यही है कि प्रोटीन को हम यूज करें स्प्राउट्स के रूप में। स्प्राउट्स में हमें अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, और जैसे दीदी बता रही है बट दी दी अभी आप सात्विक डाइट का कोर्स करेंगे ना, जो रचना मैम और डॉक्टर पल्लवी लेंगी, वो स्प्राउट्स को बिल्कुल मना करते हैं। आयुर्वेद में भी स्प्राउट्स को मतलब मना क्या है कि वो स्प्राउट्स में जब है ना उसमें एंजाइम जो चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होते हैं। भले ही आप ये
सौरभ बोथरा, और सौरभ बोथरा का देखेंगे तो वो स्प्राउट्स को ही प्रमोट करते हैं। इवन स्प्राउट्स वाला ही आटा बोलते हैं कि आप पहले जर्मिनेट करिए फिर उसको आटा बनाइए, बट जैनिज्म में ये इसको मना किया है। नहीं, इसको क्यों मना किया है, इसमें साइंटिफिक रीजंस देखते हैं तो इसमें मतलब अंकुरित अनाज जो होता है वो पचने में थोड़ा सा भारी होता है। डेफिनेटली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन उसको लेने का तरीका ऐसा है कि उसको तो हल्का सा एक सीटी लगा लो, बॉईल कर लो, वो जल्दी ही बॉईल हो जाता है। तो एक दो सीटी लगा के आप उसको मसाले स्प्रिंकल करके नींबू वगैरह डाल के नमक डाल के ले सकते हैं, उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन उसको कच्चा जो होता है वो जहां हम यदि आयुर्वेद में बात कर रहे हैं तो धात्वाग्नि अग्निमंद की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्प्राउट वाला अन्न है ये पचने में भारी होता है, जठराग्नि को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस अन्न को पचाने में, तो इस वजह से उसको मना किया गया। मेरा कहने का मतलब था कि हम उसको बॉईल करके खाएं, अब इसको ऐसे ना खाएं, कच्चा ना खाएं, वो हैवी रहता है। 5 मिनट का ब्रेक है। अब नेक्स्ट आकांक्षा दीदी, आपका कोई क्वेश्चन है? जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जैसे कि आपने बताया कि दालचीनी का पानी या हल्दी का पानी, मेथी का पानी, ये सब लेना चाहिए, बट दीदी हम क्या करते हैं जनरली ना उसको रोस्ट करके रख लेते हैं, जो सीड्स है उसको रोस्ट करके ले लिया, तो क्या ये गलत फॉर्म है लेने का, या फिर इससे भी हमें मतलब प्रोटीन मिल जाएगा हमारी डाइट पे? बिल्कुल दी, आप जो बोल रहे हो ना कि जैसे दालचीनी को तो एज इट इज आप उसका किसी का टुकड़ा है वो आप बॉईल करके ले सकते हो, और जितने भी सीड्स होते हैं उनको आप रोस्ट करके लेंगे, ऐसे फॉर्म मतलब रॉ फॉर्म में लेने की बजाय आप उसको रोस्ट या सोक करके लेंगे तो उनके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो आपकी बॉडी को बेहतर तरीके से मतलब जो न्यूट्रिएंट्स दे पाता है। अच्छा, तो दीदी जैसे कि हम रोस्ट करके ले लेते हैं तो क्या इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है? यदि आप अधिक मात्रा में ले रहे हो तो डेफिनेटली मतलब जो प्रोटीन होता है वो भारी होता है पचने में। जितनी भी हल्का अन्न कैसा होता है, सुपाच्य होता है, और ये जितनी भी चीजें ये न्यूट्रिएंट रिच हैं, इनको हमारी जठराग्नि को पचन करने में अधिक मेहनत चाहिए। चाहे हम अंकुरित अनाज की बात करें, चाहे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ये पचने में भारी होते हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी हम थोड़ी लें ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, और उनको जितना पोषण हमारी बॉडी को देना है वो प्रॉपरली दे सके। एक्सेस हमेशा हर चीज की खराब होती है, तो वो यदि एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो आपको कब्ज करेगा। ओके, तो दीदी जैसे आपने बोला कि ना मेथी वाटर लेना, तो हमने जैसे बॉईल कर लिया मेथी वाटर, तो उसके बाद मेथी दाने को हटा देना है तो, या फिर उसको भी कंज्यूम कर लेना है? आप उसको वेजिटेबल मतलब दाल में, सब्जी में, ऐसे छोंक में डाल के ले सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं भी बनाती हूँ ना जब ये वाटर, तो मैं जब ये जो भी मेथी खराब तो वो रहती नहीं है, तो हम उसको दाल में ले लेते हैं। जैसे तुअर की दाल भी क्या होती है, भारी होती है, लेकिन उसमें यदि मेथी डाल देते हैं ना तो वो पचने में हल्की हो जाती है। सब्जी भी है तो उसमें भी आप मेथी डाल सकते हो, उसमें उसका कड़वापन नहीं पता चलता है, क्योंकि ये बॉईल हो जाता है तो उसके बाद उसका कड़वापन पता नहीं चलता है। तो जीरा भी है, आप भिगोने के बाद कोई भी मतलब जो हम ले रहे हैं उनको आप दाल सब्जी के उसमें डाल के ले सकते। मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। हम वेजिटेरियन जो हैं उनके लिए भी मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स है, चना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं, और जैसे अभी दीदी ने इतने सारे ड्रिंक्स बताए वो चीजें हम ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं खाने के लिए, और मतलब जल्दी भी बन जाती हैं, ऐसे कुछ ऐसी चीजें भी हैं। एक बार ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन किया था कि चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो सब्जा सीड्स आप भिगो के ले सकते हैं, और ये कब्ज को भी रिलीज करता है सब्जा सीड्स। इसको जरा ही भिगोते हैं और वो फूल जाता है, और हमारे मतलब हमें फिलिंगनेस का एहसास दिलाता है, वो ज्यादा देर तक हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और जो सर्दियां आती हैं तो जो चिया सीड्स होते हैं वो गर्म तासीर के होते हैं, उष्ण प्रकृति के होते हैं, तो आप उस टाइम चिया सीड्स ले सकते हैं।
सब्जा सीड्स को आप गर्मियों के सीजन में ले सकते हैं। एक क्वेश्चन दीदी चैट बॉक्स में आया हुआ है, चेस्ट के बीच में अनवांटेड ब्लैक पैच भी पीसीओडी या किसी इम्बैलेंस का सिम्टम है क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो मेरे सामने कभी ऐसा कोई केस नहीं आया है। हेयर का आया है कि हेयर मतलब डेवलप हो जाते हैं चेस्ट पे, चिन पे, चेस्ट पे, गले पे, तो ये केसेस आए हैं, लेकिन ब्लैकिश स्पॉट का अभी तक मेरे पास कोई केस नहीं आया है। और यदि ऐसा है तो आप मुझे पर्सनली भी यदि आप कंफर्टेबल है तो उतने एरिया का पिक मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये उससे रिलेटेड है या नहीं। एक क्वेश्चन और आया है दीदी, कितनी मात्रा में दालचीनी का पानी बनाना चाहिए? आप देखिए, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेते हैं हम, या आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो 1/4 टी स्पून हम पाउडर ले सकते हैं। उसको 1 गिलास पानी में हमें या तो डिप कर दें, टुकड़ा ले रहे हैं तो डिप कर दें और उसको बॉईल कर लें। और यदि पाउडर ले रहे हैं तो उसको 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के उबाल सकते हैं। जब वो हाफ ग्लास रह जाता है तो उसको ले लें। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। यदि दीदी और ऋतु दीदी, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। जो काला तिल होता है आयुर्वेद में, मतलब पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए कृष्ण तिल का पात दिया जाता है। यदि किसी भी फीमेल को या किसी को भी इनिशियल स्टेज में पीसीओएस डेवलप हुआ है, तो ये काला तिल के अंदर कुछ ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल मौजूद होते हैं जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, और ये ओवरी की हेल्थ को भी बिल्ड करते हैं। तो कृष्ण तिल का पात आप लेंगे, उसके लिए करना क्या है? वैशाली दीदी 1 मिनट म्यूट कर लीजिए। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए जिसने भी क्वेश्चंस पूछने हैं। आधा चम्मच काला तिल लेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे और उसको बॉईल कर लेंगे। जब वो मतलब 1 कप शेष रह जाएगा तो उसको सुबह एम्प्टी स्टमक ले लेंगे। तो ये पीसीओडी को मतलब धीरे धीरे क्योर करेगा। स्वाति दीदी, स्वाति गंगवाल, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीसीओडी से पिगमेंटेशन भी बढ़ती है क्या? पीसीओडी में यदि दीदी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो पिगमेंटेशन बढ़ती है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करें दीदी? दीदी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम अलग है। मेरे को जैसे पीरियड्स आने के पहले एक एक करके प्लीज। वैशाली दीदी आप हैंड रेज करके बात करें, ऐसे बीच में अनम्यूट ना करें। मीनू दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, कैसे होता है जैसे पीरियड्स आने के पहले, अभी मेरी डेट है, अब मुझे कल रात में हल्का सा स्पॉटिंग हुआ था, जैसे हमें पानी जाता है ना, तो उसी तरह बस पैंटी पे थोड़ा सा दाग लग गया था। अब मैं कल पीरियड में होंगी, हरदम ऐसे ही होता है कि आज अभी कुछ भी नहीं रहेगा दिन भर, तो उसके लिए इसमें एज फैक्टर मायने करता है। यदि आप 40+ हैं तो आप प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स मतलब सिंड्रोम की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमें इसमें रूल आउट करना होगा कि ये पीसीओडी की मतलब सिम्टम्स हैं या मेनोपॉज वाले सिम्टम्स हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा दीदी इसके लिए? आप एक बार अच्छे से डिस्कस, मतलब जैसे सिम्टम्स मुझे पूरे भेजिए, आपको क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस आधार पे हम रूल आउट। पीरियड यही प्रॉब्लम होती है कि स्पॉटिंग एक दिन पहले होता है, फिर बाद में 2 दिन बाद पीरियड्स आते हैं। आपकी एज क्या है? 41, जैसे अभी 41 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने कभी यूएसजी कराया? आप इसमें यूएसजी करा के देख सकते हैं, आपको कहीं पीसीओडी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक इनिशियल स्टेज में हम यूएसजी एक बहुत अच्छा मतलब टेस्ट है, जो सोनोग्राफी होता है वो हम करा लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ओवरी बल्की तो नहीं हो रही है, यूट्रस बल्की तो नहीं हो रहा है, या पीसीओडी तो डेवलप नहीं हो रहा है, कि उस वजह से ये स्पॉटिंग के इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो कौन से टेस्ट बोले दीदी आप? सोनोग्राफी दी, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन करा लेंगे या यूएसजी ऑफ। हाँ दीदी मतलब हर चीज इसका मतलब ये है कि मतलब हर वजह पीसीओडी या पीसीओएस नहीं हो सकता, तो उसका टेस्ट कराएं।
वो किसी और हार्मोनल बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, प्री मेनोपॉज भी हो सकता है, कुछ और भी वो वजह हो सकती है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या जैन। प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें जब आपने क्वेश्चन पूछना हो। हाँ जी दीदी। जय जी। जय जी जी हाँ श्वेता जी। जी। श्वेता जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो कि जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, ये क्या पीसीओडी के कारण है या मेनोपॉज के सिम्टम्स है ये? नहीं, वाइट डिस्चार्ज का कारण तो अलग ही है, हमारे मतलब इन्फेक्शन के कारण होता है वाइट डिस्चार्ज तो जनरली, और पीरियड आने के पहले भी होता है। अब आप एज की बात करें तो एज, इसमें हार्मोन का भी कोई इशू नहीं है वाइट डिस्चार्ज के लिए। इसमें तो ये कि अनहेल्दी कंडीशंस की वजह से ही वाइट डिस्चार्ज क्रिएट होता है। अच्छा, अभी एक तो बात है, काला तिल जो आप बोल रहे थे, तो वो गर्मियों में तो काला तिल हम लोग नहीं खाते हैं ना, मतलब ठंड में लेते हैं तिल, गर्मी में ले सकते हैं? हाँ, देखिए क्वांटिटी मैटर करती है ना, आप किस चीज को कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब मैंने आधी तिल के चम्मच लड्डू लिया, ठंड में बनाते हैं ना जैसे, तो नहीं तिल के लड्डू नहीं, लड्डू में मतलब आधा हाँ। चम्मच मैंने बनाया, आधे चम्मच से ज्यादा हो गई उसकी क्वांटिटी। अच्छा, अब हमें उसकी उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी कि वो हमें उष्ण सीजन है, अभी ये गर्म सीजन है, आप उसमें गर्म चीजें लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको पित्त वर्धक कर जाएगी, पित्त का कारण बनेगी। तो बेहतर होगा आपको सर्दियों में आप उसको कंज्यूम ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी अग्नि, शरीर की अग्नि भी बढ़ी हुई रहती है, तो वो भारी चीजों को भी पचा लेती है। लेकिन गर्मी में, चौमासे में, हमारी अभी ये जो सीजन है वर्षा ऋतु, इसमें हमारी जठर अग्नि मंद रहती है, तो हम इसमें बहुत सुपाच्य भोजन ही करते हैं जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि ये जैसे बाजरा की रोटी हम लोग ना ठंड में खाते हैं, गर्मी में नहीं खाते हैं, वो यही कारण है ना कि मतलब गर्मी में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। और दीदी, ये जो आपने 5 जो पानी बताया, दालचीनी का पानी, हल्दी का पानी, हमें तो इसका सबका मिला के मिक्सचर बना के रख ले, अगर सबका मिला के, वो वो ठीक नहीं होगा ना, जैसे कि दालचीनी, हल्दी, नहीं, मेथी? वो भी ठीक है, वो भी एक बेहतर तरीका है। यदि बॉडी में आपके इतने सारे, जैसे आप किन चीजों को करेक्ट करना चाह रहे हैं, मिला के भी आप ले सकते हो और सिंगल सिंगल ड्रग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल सिंगल तो एक एक दिन करते हैं ना, जैसे कि हाँ, एक एक दिन करते हैं, और मिक्सचर बना के भी रखते पहले इधर लगा लो ना। हैं। ठीक, थैंक यू दीदी। फिर मैं इसको पीछे लगी जाऊंगी। नेक्स्ट है रेखा दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना था, जैसे पीसीओडी के लिए जो आप बता रहे हो कि अगर जैसे किसी गर्ल का, बच्चे का, अगर डेट से 1 वीक या कुछ 10-15 डेज ऊपर होते फिर पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, हफ्ता या 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो वो भी कुछ एक पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो, या कैसे है? नहीं, यदि इनिशियल स्टेज में हो रहा है, पीरियड आए आए हैं, तो ये पीसीओडी के कारण ही होगा, है ना। थोड़ा पीसीओडी जो टीन एज, लगभग 16 से लेके 20 साल तक के बीच में जो ज्यादातर देखने को मिल रही है, और इसका कारण कुछ मतलब हमें रूल आउट करना होगा कि उसका कैसा फेज है, मतलब अर्ली मेंसेस आना एक साइकिल भी किसी किसी का, हर किसी अर्ली की नहीं बॉडी दीदी, होती है। अर्ली नहीं, 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद, जैसे मतलब कि डेट के ऊपर, टाइम ऊपर चला गया, हफ्ता या 10 दिन ऊपर चले गए, उसके बाद होते हैं, लेट होते हैं। लेट हाँ, मैंने भी बोल रहे हैं, हाँ, तो उसको कभी हम कभी हर महीने भी नहीं होता लेट, पर हाँ जैसे 2-3 महीने में, या फिजिकली एक्सरसाइज कम हुई किसी महीने तो हो गया, या नहीं तो वैसे नॉर्मल फिक्स डेट पे हो जाता है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि 2-3 महीने में कि हफ्ता या 10 दिन लेट हो जाता है, ऊपर हो जाते हैं। अब तो वो ऐसे नहीं, यदि साइकिल रेगुलर ही है, वो तो एग मैच्योरिटी के ऊपर है ना, कि किसी महीने उसका एग मैच्योर होके अच्छा। डिस्ट्रॉय लेट हुआ है, हम्म। तो वो ठीक है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक बनी रहती है तो हमें फिर सोनोग्राफी के थ्रू देखना पड़ेगा, और इस एज में तो मतलब अच्छा। सोनोग्राफी के थ्रू ही देखना पड़ेगा कि कहीं कोई मतलब हाँ, कंडीशन मतलब डेवलप कभी तो कभी नहीं ऐसा हो जाता है कि कोई मंथ में ना, मान लो मतलब कि 10 डेज ऊपर हो गए, अब ये लगता है कि जैसे हम एक बार, एक डॉक्टर ने सजेस्ट M2 टोन वाला एक टॉनिक आता है कि वो ले लो, है।
अब वो टॉनिक कभी जब स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था साल 2 साल पहले, तो वो लेते थे और लेने के 2 दिन बाद ही पीरियड्स आ जाते थे। हाँ, क्योंकि एम्टूटोन जो होता है वो आयुर्वेदिक मतलब ड्रग है, आयुर्वेदिक हाँ। मेडिसिन है वो, और वो यूट्रस को बिल्ड करती है, तो डेफिनेटली आप उसको लेंगे तो पीरियड आपके रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, पर अब और मुझे कुछ फिर वो भी लगता कर है सकते बच्चे हैं के वो लिए फ्री कि बेटी साइकिल मान लो 22-23 साल की, कि भाई ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पीरियड्स आते हैं तो वो अपने नेचुरल तरीके से आने चाहिए। जी जी जी। तो हाँ, दीदी आप तो वो उसका उसके थोड़ा लिए लाइफ थोड़ा स्टाइल सा एक बार वर्कआउट चेंज वगैरह करवा अवॉइड दीजिए, करें। तो लाइफ स्टाइल चेंज करके देखिए, यदि वो होता है तो रेगुलर होने लगेंगे, और नहीं यही होता है तो फिर एक बार और नहीं, यदि आप चाहते हैं तो एम्प्टीटोन को भी आप 3 साइकिल तक रिपीट करके भी बंद कर सकते हैं। एम2 का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है ना, अगर कुछ ऐसा नहीं, कभी लगता है? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। ठीक है, थैंक यू दीदी। जी। नेक्स्ट में वैशाली दीदी, आप अनम्यूट करिए। मैम जैस्मीन, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि पिगमेंटेशन मेरी बेटी को है, ये पीसीओडी, तो उसको हल्की हल्की पिगमेंटेशन होने लगी कमर पे और हाथों पे, उसको फेस हेयर भी है, तो क्या ये पीसीओडी की वजह से ही है? जी दी, ये 2-3 चीजें मतलब जो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हार्मोन का इम्बैलेंस ज्यादा हो गया है, उसमें कुछ जी। हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिसमें ये जो हिर्सुटिज्म मतलब मेल कैरेक्टर फीमेल के अंदर डेवलप क्यों हो रहे हैं, कि फीमेल के खुद के हार्मोन्स कम हो गए हैं और मेल वाले जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ गए हैं, इस वजह से मेल के कैरेक्टर फीमेल के अंदर दिखने लगे हैं। तो जी, तो हम इसके लिए हार्मोन क्या टेस्ट करें? भी करा सकते हैं, हार्मोनल स्टडी अच्छा। होती है दीदी, हार्मोन स्टडी हम करा सकते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसमें टेस्टोस्टेरोन या फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं एलएच एफएसएच एंड्रो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल कितना है कैसा है। यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो ये कैरेक्टर्स तो डेवलप हो रहे होंगे। जी, तो तो उसके लिए मैं क्या करूं? अब जी, हार्मोनल पिगमेंटेशन, हार्मोन्स। हार्मोनल स्टडी ब्लड टेस्ट होता है हार्मोनल स्टडी का, नहीं, आप वो उसमें तो करा आया है, सकते उसका हार्मोन्स इनबैलेंस आए हैं, वो करा चुकी मैं हैं। टेस्ट। जी, तो फिर उसके बाद क्या करूं मतलब? दीदी तो आज फिर आप एक पूरा प्रॉपर हार्मोन। गाइडेंस में सेशन ट्रीटमेंट लीजिए आप। जो आज पूरा सेशन हमने किया वो सारा आपका जो आंसर है उसी में ही है कि आपने क्या करना है, कि आप अच्छा जी, अच्छा। योगा से जोड़ना है, बच्चों का थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक करना है, खान पान ठीक करना है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में उसके इलाज हैं, आप डॉक्टर श्वेता से पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी दीदी, मुझे उनका अगर रेगुलर आपका नंबर, डॉक्टर श्वेता जी का नंबर दे दीजिए आप मुझे, मैं उनसे पर्सनल कंसल्टेशन ले लूंगी। ग्रुप में नंबर है जी। दीदी का, वो अब दीदी खुद भी डाल देंगी अपना नंबर। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू दीदी। ओके ओके। आप लोग उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और जी जैसा जी कि पूरे सेशन में हमने इसी बात पे, इसी टॉपिक पे ही चर्चा की है कि आप जी जी योग करिए, लाइफस्टाइल अपना चेंज कीजिए, खान पान चेंज कीजिए, तो ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो इसको हम ठीक कर सकते जी हैं। जी लेकिन उसके लिए हम खुद कह रहे हैं आपको, हम योगा में ऐसे आसन है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं 100%, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा। करेंगे तो उसकी गारंटी हम देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैम, लास्ट थैंक यू दीदी, क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ लास्ट क्वेश्चन है पूजा दीदी, पूजा गंगवाल, आप कुछ दोबारा कुछ कहना चाहते हैं दीदी? आवाज नहीं आ रही आप दीदी, म्यूट है। दीदी म्यूट है। ओ मैडम नंबर दीदी, मेरी ना उम्र अभी 46 ईयर है, तो मतलब डेट अभी 3 महीने से तो डेट आई नहीं, तो ये क्या मोनोपॉज के सिम्टम्स है, क्या चेक कराऊं इसके लिए, या फिर कैसे कंफर्म होगा मेरे को कि डेट चले गई या? नहीं नहीं दी, ये प्री मेनोपॉजल है, इसमें पीरियड ऐसे ही रेगुलर होता है, कभी आ गया और कभी 2-3 महीने तक नहीं आया, फिर एकदम आया और हैवी ब्लीडिंग के साथ आया, कभी स्कैंटी ब्लीडिंग के साथ आया, तो ये ये सॉरी प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स में आप मतलब जो आपकी एज है उस हिसाब से हम आपकी जो फर्टिलिटी पीरियड था वो तो खत्म हो गया, अब आपको पीसीओडी पीसीओएस का कंसर्न ना रह के आपको प्री मेनोपॉजल की तरफ जाना पड़ेगा, मेनोपॉजल सिम्टम्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो उस बारे में हम सोचेंगे। और उसमें ऐसा होता है, ये एक उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उसमें गड़बड़ होता है। इस वजह से ये कभी पीरियड मतलब एग बन गया तो वो रप्चर हो गया तो पीरियड आ गया, और नहीं बना और तो वो मतलब पीरियड नहीं आता है। अच्छा अच्छा। कभी स्कैंटी ब्लीडिंग हुई, बहुत कम ब्लीडिंग हुई, कभी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, कभी 15-15 दिन तक हो रहा है, और कभी महीने भर तक स्पॉटिंग चल रही है। तो ये इसमें होता है। इसमें भी हम यूएसजी देखते हैं, तो यूएसजी करवाते हैं। इसमें हम यूट्रस की लाइनिंग में मतलब कोई स्वेलिंग, यूट्रस में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई गठान तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है, वो हम देखते हैं, इसको अच्छा, रूल तो करा लूं क्या मैं भी सोनोग्राफी? आप एक बार करा सकते हैं, करा के देख सकते हैं, लेकिन आपके वहां पे जो भी होगा वो आपको बेहतर होगा कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में करवाएं, ताकि आपका यूएसजी का जो भी रिपोर्ट आता है वो आप एक डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसमें क्या नीड है उस हिसाब से फिर आप काम करें। दीदी मोनोपॉज में भी Thank you, हार्मोनल दीदी। इम्बैलेंस ही होते हैं, और जी। उसमें भी चिड़चिड़ापन, तनाव होना, डिप्रेशन होना, ये चीजें उसमें भी होती हैं। तो हमारे को यही जो हम बात अभी तक कर रहे हैं कि हमें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, अपने फिजिकल कोई वर्कआउट अपने लाइफ में लाना है, अपने रूटीन में ऐड करना है, उसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। आपको हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी उसकी भी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ का ही इलाज हमारे पास है कि हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना वर्कआउट को ऐड ऑन करना है। एसिडिटी बहुत बढ़ जाती मेरी, बहुत एसिडिटी, मतलब इतनी एसिडिटी हो जाती। डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन वो हमारे को प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो उसको डाइजेशन करने के लिए वर्कआउट मतलब बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरह की से करें, आप योग से जुड़ सकते हैं, योग से जुड़े, वॉक करें, जिम जाएं, साइकिलिंग करें, जो भी आप कर सकते हैं, घर में काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो ये हार्मोनल जितने भी इम्बैलेंस हैं ये उन चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। और बाकी श्वेता दीदी का नंबर हम डाल देंगे आपको ग्रुप में, हाँ। तो आप उनसे पर्सनली भी अपनी बात को कर सकते हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, और हमारा योगा के सेशंस में भी जुड़ सकते हैं, मुद्राओं के सेशंस आ रहे हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं। मुद्रा का किया है दीदी मैंने, मतलब लिया है कोर्स करने के लिए। हाँ जी, अभी कल से स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, कल से स्टार्ट होने कल वाला से है, start। और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हम उसका एक ग्रुप बना के उसमें आपको लिंक डाल देंगे उसका। हाँ। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे भी लोगों को स्प्रेड करें। जो हमारा संडे भी वर्कशॉप होता है उसको भी स्प्रेड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें अवेयरनेस पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि इस अवेयरनेस को हम सब तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते, यहाँ पर डॉक्टर्स भी आके अपना पूरा टाइम देते हैं, अपनी पूरी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे को अवेयरनेस देते हैं। और जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि आयुर्वेद से, मुद्रा ज्ञान से और नेचुरोपैथी से हम अपने आप को ठीक करें, योगा द्वारा अपने आप को ठीक करें। तो इसमें हमारा साथ दें, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब तक ये पहुँचे। तो कम से कम 2 लोगों तक आप लोग स्प्रेड करें, सब लोग ये अपना एम बनाए कि दीदी इसको कैसे रजिस्टर करना है? जैसे मुद्रा क्लास में आज फर्स्ट टाइम का दीदी आप मेरे नंबर पे या डॉक्टर अर्चना जैन के नंबर पे आप बात कर लें, वहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, तो आप उसमें फिर पेमेंट करके ऐड हो सकते। ये करें, मेरे मतलब मेरा एडवाइस है कि आप लोगों को ये करें, क्योंकि हमारे हाथ में ही सब कुछ है। अगर हम उसके द्वारा अपने आप को, अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। योग करें, मुद्रा सेशंस करें, जरूरत पड़े तो श्वेता दीदी से मैं बोली थी ना दादी लाइक पूजा दीदी आप अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। श्वेता दीदी बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना अच्छा सबको ज्ञान दिया, इतना अवेयरनेस दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी लोगों का जो भी सेशन से जुड़े उनका धन्यवाद। आगे भी इस तरह से ही जुड़े रहें, हमें मोटिवेशन मिलती है आपसे और चीज़ें लाने के लिए। एक हम कामर हीलिंग मेडिटेशन भी लाने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें भी आप लोग जुड़ें। और हर प्रकार से अपनी बॉडी को इतना सुंदर ईश्वर ने शरीर दिया है, उसको ठीक रखने की तरीके हमारे पास हैं, तो उनको हम करें और अपने आप को ठीक रखें। यहीं पर सेशन थैंक यू दी, थैंक यू सो मच रचना दीदी, ऋतु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मेन तो रचना मैम का धन्यवाद, जो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है।
तो उनका बहुत जी बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। आज वो किसी कारणवश हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रही हैं, हमारे साथ तो हैं लेकिन आ नहीं पा रही हैं। तो अगले सेशन में वो हमारे अच्छा, साथ मैं जुड़ेंगी। एक चीज रह गई इम्पोर्टेंट, तो आप लोग नोट कर सके या ग्रुप में कोई भी नोट कर ले उसे डाल दें हाँ जी कि एक मतलब कुछ ऐसी जो आप लोग बोल रहे थे ना, कुछ हम क्या ले सकते हैं जो वेजिटेरियंस हैं, वो एक ऐसी क्या चीज ले सके जो अपने हार्मोन को बैलेंस बना सके, उनको पूरा पर्याप्त मतलब प्रोटीन भी मिल जाए, फाइबर भी मिल जाए। तो इसके लिए मैंने एक, और मीठा खाने की क्रेविंग सभी की होती है कि क्या मीठा ऐसा खाएं, तो आप है ना मखाना लें 250 ग्राम, उसको रोस्ट कर लें घी से। उसके बाद उसमें है ना अलसी सीड्स लें 50 ग्राम्स अलसी सीड्स, उसको भी रोस्ट कर लें। जितनी मैं चीजें बता रही हूँ सबको रोस्ट करना है। अलसी 50 ग्राम, काले तिल सफेद तिल 50 ग्राम मिक्स करके, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और जो भी बेरीज हैं मार्केट में मिलती हैं, और किशमिश है, इन सबको भी 50 ग्राम्स के, सॉरी मतलब 100 ग्राम्स के करीब ले लें इनको। और जितने भी सीड्स हैं या मखाने हैं, इन सबको तो रोस्ट कर लें, हल्का दरदरा पीस लें, और उसमें ये बेरीज और किशमिश को मिक्स करके लड्डू के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा करके रख लें, एक स्टोर करके रख लें डब्बे में। और इसको आप है ना मॉर्निंग और इवनिंग, या तो लड्डू बन जाए तो मॉर्निंग एक लड्डू और इवनिंग एक लड्डू ले सकते हैं, और यदि नहीं बनता है तो आप सुबह 1-2 चम्मच के करीब मॉर्निंग में ले लें ब्रेकफास्ट में, और इवनिंग में ले लें। ये आपको मतलब अलसी जो वो ओमेगा 3 देगा, सीड्स हैं वो आपको नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो ऐसे करके आपकी बॉडी में जो पोषण चाहिए है मेनोपॉजल स्टेज की लेडी के लिए भी, और जो पीसीओडी में टीनेज गर्ल्स हैं या लेडीज हैं जो कंसीविंग एज की लेडीज हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा हार्मोन को बैलेंस बनाने के लिए। जनरली हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 स्किप कर जाते हैं, तो इससे आपकी ओमेगा 3 वाली जो मतलब डेफिशिएंसी है वो उससे कम हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये तरीका तो बहुत अच्छा बताया दीदी ने, और इजी भी है और हम लोग इसको कर भी सकते हैं। और कोई भी हर प्रॉब्लम के लिए भी नहीं, हम डेली इसको वैसे भी खाएं तो ये हाँ, सबके इसको लिए ये अच्छा है। न्यूट्रिएंट, हाँ न्यूट्रिएंट रिच है, तो न्यूट्रिशियस लड्डू टाइप से हो तो जाएगा वो अगर आपको। आप ही इसको लिख करके डाल दें तो आपका नंबर भी सबके पास पहुंच जाएगा ग्रुप में। ठीक ठीक। हाँ, और बाकी ग्रुप्स में मैं डाल दूंगी, फिर दीदी का फॉरवर्ड कर दूंगी नंबर भी, और ये जो दीदी ने बताया अभी लास्ट रेमेडी ये भी। चलिए दीदी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को नमस्कार। अगले संडे फिर सेशन में इसी टाइम इसी लिंक से फिर जुड़ेंगे।